इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग आज का जो टॉपिक है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली जो ग्रीन हाउस इफेक्ट टर्म है ये ग्रीन हाउस जो कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए ड्यूरिंग विंटर सीजन एक तरीके का स्मॉल ग्लास हाउस होता है, इज यूज्ड टू ग्रोइंग प्लांट स्पेशली ड्यूरिंग विंटर एंड इन ए ग्रीन हाउस ग्लास पैनल लेट्स द लाइट इन बट डज नॉट अलाउ द हीट एस्केप। तो आप देखो, अगर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ो, द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम फिनोमेना दैट अकर इन ग्रीन हाउस। तो एक्चुअली ये विंटर सीजन में प्लांट को ग्रो करने के लिए ग्लास पैनल से एक हाउस का निर्माण किया जाता है और वो जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो विंटर सीजन में प्लांट को ग्रो करने के लिए किया जाता है। और इसका ये जो फीचर है वो ये है कि एक बार जो लाइट इंटर कर जाती है उसमें से, ठीक है ना, लाइट इंटर तो करती है बट दिस ग्लास पैनल डज नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप। तो इससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। देयरफॉर ग्रीन हाउस वार्म अप एंड वेरी मच लाइक इनसाइड ए कार, उसी तरीके से जैसे कार के अंदर होता है। सो अगर हम, ये आपने देखा भी होगा कि अगर कहीं आप धूप में कार को पार्क कर दे तो सनलाइट शीशे के थ्रू जो है, ग्लास के थ्रू एंटर कर जाती है और कार के अंदर पूरा टेम्परेचर हाई होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरली अकरिंग फिनोमेना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग द अर्थ। तो उसी तरह से ये एक नेचुरली अकरिंग फिनोमेना है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। और ये इसी पर्टिकुलर फिनोमेना की वजह से अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर को हीट किया जाता है। यू आगे हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे नेक्स्ट, यू वुड बी, आप देखो लाइन, you would be surprised to know that without greenhouse effect the average temperature of the earth surface of the earth would have been -18 degrees Celsius rather than present average of 15 degrees Celsius। तो अब आप देखो, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो फिगर में ये आपका ये सन, यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के लिए बना हुआ है। ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव। अब सन से आने वाली जो रेडिएशन होती है उसमें एक कंपोनेंट होता है इंफ्रारेड रेडिएशन, जो अर्थ से आकर के टकराती है और टकराने के बाद ये वापस जाती है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इसको क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। तो इमिट अगेन टुवर्ड द अर्थ एंड द साइकिल कंटिन्यू टिल द अर्थ सरफेस हैज नो लॉन्ग वेव रेडिएशन टू इमिट। और ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि अर्थ के पास कोई भी लॉन्गर वेव की इंफ्रारेड रेडिएशन ना हो जिसको वो इमिट कर सकता हो। तो बेसिकली क्या है कि सनलाइट से रेडिएशन आई, टकराई, वापस गई, ग्रीन हाउस गैस ने वापस उसको एब्जॉर्ब किया, फिर से अर्थ से टकरा कर वापस गई। तो ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर होगा -18 डिग्री सेल्सियस। आप इमेजिन कर सकते हैं कि -18 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस में हम लोग के यहाँ पे जो है वो चीजें जैसे लगता है कि 0, -5, -2 बहुत एक्सट्रीम कोल्ड हम लोग फील करते हैं। तो इस तरीके से -18 डिग्री सेल्सियस होता है अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। अब आज के डेट में जो प्रेजेंट एवरेज है वो 15 डिग्री सेल्सियस है पूरे अर्थ का। In order to understand the greenhouse effect, it is necessary to know that fate of energy of sunlight that reach the outermost atmosphere। अब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम सनलाइट के कंपोनेंट को समझते हैं जो अर्थ सरफेस पर पहुंचता है। तो क्लाउड गैस रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो भी क्लाउड है, गैस है, ये अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसमें बादल जो है, जो गैसेस हैं, ये 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, एब्जॉर्ब सम ऑफ इट, और बाकी कुछ एब्जॉर्ब कर लेती हैं। बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन फॉल ऑन द अर्थ सरफेस हीटिंग इट व्हाइल ए स्मॉल पोर्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड बैक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को पढ़ेंगे एनसीईआरटी में तो आपको समझ में आएगा कि जो भी सन से रेडिएशन आती है उसका 50% तो अर्थ को हीट करने में लग जाता है। 1/4 ऑफ द रेडिएशन आर रिफ्लेक्टेड, ये जो बैक वापस चली जाती हैं,
वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैस है, क्लाउड है, वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से अर्थ सरफेस रीमिट हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, और ये जो एब्जॉर्ब हीट है उसको अर्थ की सरफेस रीमिट करती है इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में, बट पार्ट ऑफ दिस डज नॉट एस्केप इनटू द स्पेस, लेकिन इसका जो कुछ पोर्शन है वो वापस स्पेस में नहीं पहुंच पाता, कुछ पहुंच पाता और कुछ नहीं पहुंच पाता। तो आप क्लियर सुन लीजिए, डज नॉट एस्केप इनटू द स्पेस एज एटमॉस्फेरिक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ये जो है क्या ग्रीन हाउस गैसेज हैं, एब्जॉर्ब ए मेजर फ्रैक्शन ऑफ इट। अब आप देखो यहां पर फिगर में देखो, ये जो पिक्चर बनी हुई है, आप ये जो डायग्राम बना हुआ है, रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज। अब आप देखो इसमें लिखा 60% कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट में पार्टिसिपेट करती है, 20% मेथेन है। तो दीज टू गैस कंट्रीब्यूट मेजर पोर्शन, ये जो मेजर पोर्शन में कंट्रीब्यूशन जो इन्हीं गैस का है, और 14% में CFC है, N2O नाइट्रोजन का ये जो ऑक्साइड है उसका 6% कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से हमने देखा कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस रेडिएट हीट एनर्जी एंड ए मेजर पार्ट ऑफ विच गेन कम्स टू अर्थ सरफेस, और लगातार ये वापस जो गैस है ये रेडिएट करती है हीट एनर्जी और वो वापस अर्थ सरफेस पे आती है, दस हीटिंग अप इट वंस अगेन, और इस तरह ये अर्थ को वापस हीट करता रहता है। दिस साइकिल मतलब क्या है कि अर्थ, सन से लाइट आती है, अर्थ को हीट करती है और वापस 50% रेडिएशन, एक तो 1/4% हमने पढ़ा कि वो गैस और क्लाउड की वजह से वापस चला जाता है, बाकी जो 50% अर्थ को हीट करता है वो अर्थ सरफेस जब इस रेडिएशन को इमिट करती है तो जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मेथेन, CFC, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनका ये कुछ पोर्शन को, ये जो पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है, रीमिट होता है अर्थ के सरफेस के द्वारा, इंफ्रारेडिएशन, इसको वापस बैक कर देती है अर्थ को हीट करने के लिए। तो इस तरीके से ये प्रोसेस लगातार, दस हीटिंग इट अप वंस अगेन, तो ये साइकिल बन जाती है कि मतलब सन से आई लाइट, रेडिएशन आई और उसने अर्थ को हीट किया, अर्थ से ये रेडिएशन इमिट होकर के वापस एटमॉस्फेयर में जाती है, एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये गैसेज वापस इसको जो है एब्जॉर्ब करके, ठीक है ना, अर्थ को वापस हीट करती हैं। तो ये साइकिल एक तरीके से बनी हुई है। दिस साइकिल इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, और ये तब तक ये काफी मेनी टाइम्स ये साइकिल रिपीट होती है। द अबव मेंशन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जैसा कि मैंने बताया, और कॉमनली नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और यही रिस्पॉन्सिबल है। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, अब जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, इन सभी का जो लेवल है वो जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ेगा। और ये देखा गया ड्यूरिंग पास्ट सेंचुरी द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस, मोस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिकेज, पिछले 3 दशक में ये देखा गया 0.6 डिग्री सेल्सियस जो है एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा। साइंटिस्ट बिलीव दैट राइज इन टेम्परेचर इज लीडिंग टू द डिलीटेरियस चेंजेज इन इन्वायरमेंट, और ये जो राइज इन टेम्परेचर है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में चेंज भी आता है। लेकिन अगर हम अभी के सिचुएशन को वॉच करें, जैसा कि अभी हमने पढ़ा ड्यू टू कोरोना वायरस एंड लॉकडाउन इफेक्ट, तो लॉकडाउन में ये देखा आपने कि पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से ये लॉकडाउन को लोगों ने फॉलो किया। ऑटोमोबाइल्स, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, हैवी व्हीकल्स, ट्रेन, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो बसेज यूज होती हैं, इन सब के लॉक होने की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के बंद होने की वजह से पूरी तरीके से कार्बन इमिशन घट गया था। और कार्बन इमिशन घटने की वजह से एक तरीके से आप देखो टेम्परेचर में एक ड्रामेटिक चेंज आपको दिखा। तो टेम्परेचर में आपने देखा होगा कि अप्रैल में, मई के समय में जो है, जून के समय में, मई लास्ट में और जून के समय में टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं किया, बहुत हाई टेम्परेचर नहीं हुआ, जबकि मई में हमारे यहाँ लू चलती थी। तो आप इसको एक इन्वायरमेंट के इफेक्ट के नज़रिए से देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं एक मेजर कंट्रीब्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। और ये जो कंट्रीब्यूशन है टू डिग्रेड द एनवायरमेंटल कंडीशन, टू नेगेटिव इम्पैक्ट, फॉर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ये इन सभी की वजह से, जिसकी वजह से एक ऑड क्लाइमेट चेंज होता है।
रिजल्टिंग इन हॉट क्लाइमेट। अब हॉट क्लाइमेट की बात हम क्या करते हैं, हॉट क्लाइमेट का मतलब है कि भाई ठंडी पड़नी थी, ठंडी नहीं पड़ी। आ रहा समझ में? उसमें भी नॉर्मल टेम्परेचर पता चला। पिछले साल अगर आप देखो टेम्परेचर को दे करके तो कुछ जो है दिसंबर लास्ट और जनवरी में थोड़ी बहुत ठंडी पड़ी हुई थी। तो ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर चेंज है, ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये भी इन्वायरमेंट में जो होने वाले चेंज है इसकी वजह से ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दस लीडिंग टू इंक्रीज इन मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। अब ये भी आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर के बर्फ पिघलेंगे। एज वेल एज अदर प्लेसेस लाइक हिमालय नाउ स्नो कैप्स ओवर द मेनी ईयर, दिस विल रिजल्ट इन राइज इन द सी लेवल। इसकी वजह से समुद्र लेवल बढ़ेगा। अब जो भी कोस्टल या समुद्र के किनारे जो भी शहर बसे हुए, जो भी कंट्रियां बसी हैं, ठीक है ना, वो उनके लिए डेंजर सिचुएशन है ये एक तरीके से। आप देखो केरल है, आप देखो ये जो पूरा पोर्शन है कर्नाटक, केरल, और ये जो गुजरात का पोर्शन है, बॉम्बे का पोर्शन है, ठीक है ना, हमारे यहाँ बंगाल का पोर्शन है, ये जो मतलब कुछ जो एरिया है ये जो कोस्टल एरिया से अटैच्ड है, तो ये इनके लिए एक मेजर इशूज है क्योंकि सी लेवल बढ़ेंगे दैट दे कैन सबमर्ज मेनी कोस्टल एरिया। और हमने ये पाया भी कई सारे कोस्टल एरिया ऐसे हैं जो सबमर्ज हो गए धीरे धीरे, ठीक है। टोटल स्पेक्ट्रम चेंज इन ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग अबाउट ए सब्जेक्ट दैट इज स्टिल अंडर द एक्टिव रिसर्च। और अभी भी इसका रिसर्च चालू है कि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट और बाकी सारी चीज़ों पर क्या पड़ता है, स्पीसीज पर क्या पड़ता है। अब आप देखो, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा, आप जब डिस्कस करेंगे तो किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पीसीज के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए सर्वाइवल के लिए, एक टेम्परेचर रेंज होती है। तो अगर एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल या एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जहां पर बायोडाइवर्सिटी है और वहां पर अगर ये ग्लोबल वार्मिंग हुई, टेम्परेचर जो रेंज है वो फ्लैक्चुएट हुआ, वो चेंज हुआ जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है, तो कई सारी स्पीसीज ऐसी हैं वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगी और वो जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें भी एक मेजर लॉस हमको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये हम ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग को देख रहे हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में 1-2 चैप्टर और भी है, उसमें हम पढ़ेंगे टेम्परेचर की कंडीशन। So how can we control? Now we are going to discuss about how we can control the global warming. कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे? तो बच्चों अगर हम इसकी बात करें, द मेजर इंक्लूड कटिंग डाउन ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। अब जाहिर सी बात, अगर फॉसिल्स फ्यूल का कंजम्पशन कम होगा तो कार्बन इमिशन कम होगा। अब फॉसिल्स फ्यूल का कंजम्पशन तभी कम होगा जब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, पर्सनल व्हीकल को कम इस्तेमाल करें। अब जैसे आप देखोगे हर एक घर में कम से कम 4 टू व्हीलर है, 3 टू व्हीलर है, 2 4 व्हीलर है। तो जैसी फैमिली है उसके बेसिस पर, तो इससे क्या है कि पर्सनल जो व्हीकल्स हैं ये कहीं ना कहीं फॉसिल्स फ्यूल या कार्बन इमिशन को बढ़ावा देते हैं। और हम छोटे जो क्या कहते हैं शॉर्टर डिस्टेंस के लिए हम वॉक या साइकिल, बाइसिकल का इस्तेमाल करें, तो इससे हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये जो पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल का कंजम्पशन है वो घटेगा, कार्बन इमिशन कम होगा। इम्प्रूव इफिशियंसी ऑफ एनर्जी यूजेज, ये भी है, वेस्टेज को हमको अवॉइड करना है, रिड्यूस करना है। थर्मल पावर प्लांट में आप देखो 40% 60% वेस्टेज है, ठीक है। रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन भाई कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने वाले फॉरेस्ट हैं, प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। सो अगर प्लांटेशन होगा, फॉरेस्टेशन बढ़ेगा, फॉरेस्ट एरिया बढ़ेगा, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो उसके वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा एटमॉस्फेयर में। लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन होता है, प्लांट की कटिंग होगी, प्लांट ट्रीज सोइंग स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो जब इनकी प्लांट का ट्री कटिंग में होगा या डिफॉरेस्टेशन कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, नए क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस या नए एरिया को डेवलप करने में, तो उसके वजह से भी डिफरेंट इश्यूज डेवलप्ड होते हैं। और डिफॉरेस्टेशन कहीं ना कहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है, डिफॉरेस्टेशन को जब बढ़ावा मिलेगा अर्बन एरिया को डेवलप करने में, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है, जो आपका इसको हम लोग बोलते हैं क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बूम या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ये ऐसा देखा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है ना, डिफॉरेस्टेशन कहीं ना कहीं इससे बढ़ जाता है। तो इस चीज को हम अवॉइड करने की कोशिश करें। इंटरनेशनल इनिशिएटिव आर आल्सो बीइंग टेकन टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। और इवन इतना ही नहीं कि आपकी पर्टिकुलर एक सिंगल कंट्री के करने से नहीं होगा, सिंगल हाउस के करने, ठीक है, वो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए,
आपको इसके लिए जो है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर हम इसको इनिशिएटिव एज ए इनिशिएटिव लें तो ये कहीं ना कहीं मेजर चेंज ला सकता है। ओके स्टूडेंट, तो मेरे हिसाब से आपको ये ग्रीन हाउस एंड ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे।